नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई, जहां अभियान के दौरान कुल 7,009 चालान किए गए, जिसमें से आपको बता दें कि 2,825 मैनुअल चालान और 4,184 ई चालान तो वहीं ISTMS कैमरों के माध्यम से किए गए। इसमें अतिरिक्त 26 वाहनों को सीज भी किया गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब यातायात पुलिस की सख्ती नजर आ रही है, जहां पर एक अभियान चलाया गया है और इस अभियान के अंतर्गत बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 7,000 से अधिक चालान काटे गए हैं। और नियम तोड़ने वालों को देखिए अब खैर नहीं है, क्योंकि अब यातायात पुलिस अब विशेष अभियान चला रही है। जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेगा या फिर जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर भारी चालान काटा जाएगा। और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यातायात पुलिस लगातार अभियान चलाते हुए नजर आ रही है, जिसके तहत आज चालान की कार्रवाई की गई है और 7,000 से ज्यादा का चालान काटा गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्हें हिदायत भी देकर कई लोगों को छोड़ दिया गया, ताकि आगे इस तरह की वो काम ना करें। आगे बढ़ेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के जो है तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में इस इतर म्यांमार के राज्य सुरक्षा और शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल प्रिंस मिन अंग जो हाइंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत म्यांमार संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, विकास, साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर आगे की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने म्यांमार की विकासात्मक और इसके साथ ही आवश्यकताओं में सहयोग के लिए भारत की तत्परता दोहराई। और आगे बढ़ेंगे जहां चीन के शहर तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में जो है राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के आधिकारिक स्वागत समारोह में भाग लिए। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने विशेष ब्रीफिंग की। प्रधानमंत्री SCO शिखर सम्मेलन के लिए बता दें कि तियानजिन की यात्रा पर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बातचीत में सीमा मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष बताते चले कि सफल सैन्य वापसी की और उसके बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ध्यान दिया है। As you're all aware, Prime Minister is on visit to Tianjin for the SCO summit taking place here. He arrived in Tianjin yesterday evening to a warm reception by the host government and subsequently a very vibrant cultural reception by the Indian community in Tianjin. Prime Minister's first engagement this morning was a bilateral meeting with President Xi Jinping of the People's Republic of China. We've released a statement on that meeting. You would be aware of the details. Let me just fill you in on a couple of aspects of the meeting.
As you're aware, this is the second meeting between the two leaders in the space of less than a year. There was their last meeting was in Kazan in October last year, where they had laid down certain strategic guidelines for the development of bilateral relations and set out certain goals to be achieved by the two sides. In their meeting this morning, both the leaders were happy to note the progress that had been registered, the actions that had been taken since the meeting in Kazan, and the momentum that had been maintained in bilateral relations since that meeting, especially in the domain of people-to-people relations. President Xi made 4 suggestions to further upgrade bilateral relations, namely to strengthen strategic communication and deepen mutual trust, to expand exchanges and cooperation, to achieve mutual benefit and win-win results, to accommodate each other's concerns, and finally to strengthen multilateral cooperation to safeguard common interests. And all of these were responded to positively by Prime Minister Modi. The boundary issue also figured in the discussions. Both leaders took note of the successful disengagement last year and the maintenance of peace and tranquility in the border regions since then. In voicing certain principles related to this issue, the Prime Minister underlined the need for peace and tranquility on the border areas for continued and smooth development of bilateral relations. And there was understanding on the need to maintain peace on the borders using the existing mechanisms and avoid disturbances to the overall relationship going. अब पीएम मोदी चीन दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि मैं शंघाई सहयोग संगठन की जो है चीन द्वारा सफल अध्यक्षता के लिए आपको बधाई देता हूं। तो वही आपको बताते चले कि चीन यात्रा के निमंत्रण को आज भी हमारी बैठक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो वही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत पूर्व की 2 प्राचीन सभ्यता है। हम दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जिनपिंग ने कहा कि हम दोनों अपने लोगों की भलाई में सुधार लाने, विकासशील देशों को एकजुटता और कायाकल्प को बढ़ावा देने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके साथ ही साथ दोनों देशों के लिए ये सही विकल्प है कि वे ऐसे मित्र बने जिनके अच्छे पड़ोसी और सौहार्दपूर्ण संबंध हो। द्विपक्षीय बैठक जो है वो लगातार चल रही है, जिसको लेकर लगातार आपको हम बता भी रहे हैं कौन से ऐसे अहम मुद्दे जो हैं जिन पर सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में चीन के तियानजिन की से तस्वीरें, जहां पर दोनों नेताओं के बीच फिलहाल द्विपक्षीय बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें जो खासतौर से अलग अलग अहम मुद्दे हैं दोनों देशों से संबंधित उन पर एक सार्थक चर्चा। और ये वो तस्वीर जब दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई, आप देख सकते हैं। और उसके बाद द्विपक्षीय बैठक फिलहाल चल रही है। क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आएगा, कितनी अहम बातें, महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर फिलहाल यहां चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी आपको लगातार हम जानकारी देंगे, बताएंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान हुई है द्विपक्षीय बैठक के दौरान। फिलहाल इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है शी जिनपिंग के साथ कितनी अहम है, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए आज दुनिया की निगाहें इस बैठक पर भी जाहिर तौर पर टिकी होंगी। जिस तरीके से विश्व की 2 जब आर्थिक महाशक्तियों की हम बात करते हैं, चीन की बात की जाए, भारत की बात की जाए, 2 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि हम देख सकते हैं कैसे विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई है, और चीन की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए क्या उसको भी गति देने का काम जो दोनों की बैठक है उसमें होता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से भारत जो है वो एक मार्केट एक्सेस को देख सकता है, तो दूसरी तरफ चीन जो है वो सप्लाई चेन के लिए भी क्या यहाँ पे किसी बात को रख सकता है।
फिलहाल ये बैठक जो है चल रही है तियानजिन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। हम देख रहे हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। साफ तौर पर यह हैंडशेक जता रहा है, दिखा रहा है कि दोनों देश आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं और दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध हैं उसको 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल इस समय ये द्विपक्षीय मुलाकात करता हुआ, और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर तियानजिन कल पहुंचे और आज ये द्विपक्षीय मुलाकात हो रही है। कल मुख्य तौर पर एससीओ समिट होने वाली है, उससे पहले ही इस मुलाकात को कई मायनों में खास माना जा रहा है, बेहद ही ऐतिहासिक ये मुलाकात मानी जा रही है। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में जब एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात, एक तरफ जब अमेरिका ट्रंप टैरिफ के जरिए दोनों देशों पर एक तनाव बनाने की कोशिश करता हुआ, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और चीन एक साथ मिलकर मंथन करते हुए कि कैसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाए, आर्थिक तौर पर दोनों देशों के बीच कैसे मजबूती लाई जाए। ये दोनों ऐसे अहम संबंध हैं जिनको दोनों देश चाहते हैं कि आगे बढ़े। साथ ही साथ बैठक में मोदी और शी जिनपिंग के भारत चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने, साथ ही पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से सीमा विवाद के बाद रिश्ते में हमने देखे थे कि उतार चढ़ाव आए थे, उसको दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मोदी अपने 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से अब चीन के तियानजिन पहुंचे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री कल पहुंचे, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से उनका भव्य स्वागत। और आज की जो द्विपक्षीय बैठक है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, वो तमाम मुद्दे जिनको शायद इसमें रखा जा सकता है, उन पर हमने अपने जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हमने चर्चा की कि ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर शायद जो बातचीत है वो हो सकती है, क्योंकि एक आपसी सहयोग जो है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है। और भारत की जिस तरह की नीति रही है, फिर चाहे हम पड़ोसी देश होने के नाते बात करें या जो भारत की नई विदेश नीति की बात की जाए, दोनों ही लिहाज से भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो और किस तरीके से प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे और कैसे दोनों देशों की बेहतरी के लिए जो खासतौर से अहम मुद्दे हैं जिन पर यहाँ चर्चा हो रही है, उनका जो परिणाम है वो अब से कुछ देर बाद सामने निकल कर आएगा। ये जानकारी कि कौन कौन से ऐसे विषय जिनको लेकर चर्चा हुई इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान। तो दुनिया भर की नजरें इस समय इस बैठक पर टिकी हुई हैं। चीन की धरती पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये महा मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ के नाम पर कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात 10 महीने बाद ये पहली द्विपक्षीय बातचीत है। ये दोनों नेता पिछली बार 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। अब माना जा रहा है कि खास संबंध किस तरीके से मजबूत किए जा सकते हैं और हाल ही में हुई प्रगति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। और वही पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात के तहत देश को संबोधित किया। अपने कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की। आपदाएं देश की कसौटी कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया,
आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, बाढ़ और बारिश की इस तबाही के बीच जम्मू कश्मीर ने 2 बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब आप उन उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। साथियों, दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड और इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट। और ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के भागीदारी भवन में विमुक्त जाति दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि विमुक्त जातियों के लिए लगातार काम किया, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाया जा रहा है। और इसी के साथ सीएम योगी ने कहा है कि घुमंतु जातियों के लिए बोर्ड बनाने की जरूरत है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। वास्तव में ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने
देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था, कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे घूमते हुए घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको इस देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए, जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा। और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल ट्राइब्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली, और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।